बच्चों, स्टडी विद सोनी मैम की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो आपका है 11th का एक नया चैप्टर, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि मैम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं क्या होती हैं। जब समय के साथ किसी भी समाज की मान्यताएं, मूल्य, व्यवहार और आपके परंपराओं में जो परिवर्तन आता है तो इस परिवर्तन के एक नहीं कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है तकनीकी में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, आपकी सामाजिक और राजनीतिक जो प्रभाव होते हैं, वैश्विक प्रभाव होते हैं। तो ये सभी कारक जो होते हैं वो हमारे संस्कृति में बदलाव के सबसे बड़े कारण होते हैं। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि पुरानी परंपराओं का बदलाव और नए परंपराओं का जन्म लेना। ठीक है, और ये समाज में लगातार जो विकसित होते रहता है तो इसी परंपरा को कहते हैं हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। हम जानते हैं आधों को समझ में नहीं आया होगा। बदलती हुई संस्कृति की परंपराओं का तात्पर्य ये होता है बेटा कि जो हमारा पुराना परंपरा है, ठीक है, वो पुरानी परंपरा बदल कर, ठीक है, जब नई परंपराओं को जन्म दे देता है और इससे समाज का जो स्वरूप परिवर्तित हो जाता है तो उस परिवर्तन को ही हम कहते हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परिवर्तन। अभी क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके क्लास 11 के हिस्ट्री का जो है वो आपका चैप्टर 5 में आपको बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जिस शब्द को पढ़ना है वो आपको मैं निकालती हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है पूर्ण जागरण। ठीक है, पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण क्या है भाई? तो पूर्ण जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है और जिसका तात्पर्य होता है पुनः जन्म। पुनः जन्म, ठीक है। जैसे कि पुनः जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? बेटा ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रश्न आ सकता है कि पूर्ण जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। तो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पूर्ण जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ? एक मिनट, पूर्ण जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है कि कहाँ हुई? इटली में हुई। ठीक है, और इटली के बाद इसने अपना रास्ता कहाँ तय किया? तो रोम, वेनिस और फ्लोरेंस में। ठीक है, तो इटली के बाद ये कहाँ हुई? तो रोम में, वेनिस में और फ्लोरेंस में हुई। अब पुनः जागरण का तात्पर्य क्या होता है? पुनः जागरण का मतलब होता है पुनः जन्म लेना, पुनः जगना। तो पुनः जगना क्या होता है कि मध्यकालीन जो रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर हम जब तर्क और विज्ञान के आधार पर जब हम समाज का निर्माण करने के लिए जागरूक होते हैं तो इस प्रवृत्ति को, इस प्रक्रिया को हम पुनः जागरण कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, जो हमारे अंधविश्वास है, हम उसको छोड़कर जब तर्क और विज्ञान के आधार पर किसी समाज का निर्माण करने के लिए जागृत होते हैं या जिज्ञासु होते हैं तो हम उसे ही पूर्ण जागरण कहते हैं। ठीक है, और ऐसा ही समय कब आया था? तो आपका 14वीं और 15वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले ये पूर्ण जागरण लोगों में समानता का भाव पैदा की और समाज में व्याप्त जो हमारे अंधविश्वास थे और रिवाजों पर इसने क्या किया? हमला किया। ठीक है, पूर्ण जागरण ने लोगों में समानता का भाव, समानता का मतलब होता है बेटा, इसके पहले आपने 3 वर्ग में पढ़ा था कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और किसान वर्ग, जिसमें पादरी वर्गों को एक विशेष स्थान प्राप्त था समाज में और किसानों की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। ठीक है, तो समानता का तात्पर्य होता है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान भाव से देखना है, अर्थात कहने का मतलब कि बिना भेदभाव से लोगों को समाज में जीने, खाने, रहने का अधिकार देना ही समानता कहलाता है। तो पूर्ण जागरण ने लोगों में किस भाव को पैदा किया? समानता का भाव पैदा किया। और जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास था या जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उस पर इसने क्या किया था? हमला किया था। ठीक है, अब देखिए पूर्ण जागरण काल में साहित्य ने लोगों की राजनीतिक सोच में महान परिवर्तन लाया। उस समय जो थे कि बड़े बड़े किताबें निकली। क्यों? क्योंकि गुडेनबर्ग जो थे उन्होंने छापाखाना का आविष्कार किया और ये छापाखाना का आविष्कार जो था शिक्षा जगत में क्रांति ला दी, क्योंकि अधिक से अधिक पुस्तकें छपने लगी। लोग जो थे पुस्तकों के माध्यम से वो अपने सोच को परिवर्तित करने लगे और ये परिवर्तन इस तरह से होने लगा कि पूर्ण जागरण साहित्य ने राजनीतिक सोच में एक महान परिवर्तन ला दिया। अब पूर्ण जागरण पुरुष किसे कहते हैं? तो एक क्वेश्चन होगा मैम पूर्ण जागरण पुरुष क्या होता है?
तो पूर्ण जागरण पुरुष उस व्यक्ति को कहते हैं जिस व्यक्ति में कई हितों तथा कौशल वाला व्यक्ति, यानी जब कई हितों और कौशल वाले व्यक्ति को पूर्ण जागरण पुरुष के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस्तावेजों का दस्तावेज, चर्च द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जो सभी पापों के धारकों को अनुपस्थिति करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देता था। दस्तावेजों का दस्तावेज कहने का तात्पर्य कि चर्च जो होता था उसने एक दस्तावेज जारी किया था। ठीक है, और ये दस्तावेज क्या था कि उस समय के जो सभी जो पापों से धारक जो लोग थे उनकी अनुपस्थिति करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। दस्तावेजों के दस्तावेज के बाद जो अगला आपको पढ़ना है वो है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस क्या है भाई? तो प्रिंटिंग प्रेस जिसकी स्थापना कब हुई थी? आपका 1455 में, और करने वाले व्यक्ति कौन थे? गुटेनबर्ग थे। ठीक है, जिसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। बेटा मैं बार बार कहती हूँ कि ये 11th का जो हिस्ट्री क्लासेस है ना केवल 11th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी एक अच्छा एक जीएस है जिसको पढ़ के, एक अच्छा जीके है, सॉरी नॉट ए जीएस, जीके है, जिसको पढ़ के वो अपनी आगामी परीक्षा में हिस्ट्री की तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये जो भी आपको पढ़ाती हूँ ये टोटल एनसीईआरटी बुक का ही एक नोट्स है, जिस नोट्स को मैं 1 by 1 आपको क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप अगर इस नोट्स को पढ़ोगे और इस ऑनलाइन क्लास को लगातार जारी रखोगे तो ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक का 1 by 1 कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यूरोप ने 1477 में कैक्सटन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। ठीक है, यानी कि आविष्कार किया गुटेनबर्ग ने, लेकिन स्थापित कब हुआ यूरोप में? 1477 में। और किसने किया था? कैक्सटन ने। किसने किया था? कैक्सटन ने। किसने किया था? कैक्सटन ने। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई और शिक्षा के प्रसार में भी क्या मिलने लगा? मदद मिलने लगा। यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, आविष्कार करने से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई और सबसे पहले शिक्षा के प्रचार और प्रसार और अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे, एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने में काफ़ी क्या मिलने लगी? मदद मिलने लगी। ठीक है बेटा, फिर देखिए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का हम बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी के बारे में पढ़ेंगे। लियोनार्डो दा विंसी कौन थे भाई? तो एक महान चित्रकार थे, एक महान चित्रकार थे। और इस चित्रकार का जन्म जो था वो 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था। इस चित्रकार का जन्म कहाँ हुआ था? 1452 में। और कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है, फिर देखिए लियोनार्डो दा विंसी एक चर्चित कलाकार भी थे। इनकी जो अभिरुचि थी वो वनस्पति विज्ञान में, शरीर रचना में, विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। इन्होंने इनका जो एक बहुत ज़्यादा विख्यात जो एक चित्र था मोनालिसा, ठीक है, और दूसरा दी लास्ट सफर जैसे चित्रों की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। तो आपको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि लियोनार्डो दा विंची जो थे एक चित्रकार थे और इनकी चित्रकारी की जो ख्याति थी वो उनके द्वारा बनाया गया जो एक चित्र था मोनालिसा और द लास्ट सफर जैसे चित्रों से इनको एक चित्रकारी में एक ख्याति प्राप्त थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला है आपका गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, गैलीलियो जो इटली के रहने वाले थे और इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था और दूरबीन के आविष्कार से खगोल शास्त्र की जानकारी में और ज़्यादा क्या मिला? एक देखिए लिखा हुआ है कि गैलीलियो इटली के एक महान वैज्ञानिक थे और जिसने दूरबीन जैसे यंत्र का आविष्कार किया जो खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि पहले हमारे खगोल शास्त्र के बारे में बहुत अलग अलग सबके विचार थे। कोई कहता था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो कोई कहता था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता था। तो इस दूरबीन के आविष्कार ने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, क्योंकि इसने जो था कि अनेक तथ्यों और रहस्यों का क्या किया था? पता लगाया था। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे आपका यशु की सोसाइटी। यशु की सोसाइटी क्या थी? तो इस सोसाइटी का जो स्थापना था वो इग्नेशियस ने किए थे 1540 में। इग्नेशियस लोयला ने 1540 में यीशु की सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, और इसमें प्रोटेस्टेंटिज्म का मुकाबला करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग।
बेसिलियस के बारे में। एंड्रूज बेसिलियस क्या थे? तो ये जो थे 1514 से लेकर 1564 तक पदुआ विश्वविद्यालय में ये क्या थे? तो आपके आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर का चीट फाड़ क्या किया था? आरंभ किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला टॉपिक जो है मानवतावाद है, वो मानवतावाद जो है वो अगला जो टॉपिक है हमारा मानवतावाद है, जिस टॉपिक को हम लोग अगले कड़ी में पढ़ेंगे, यानी कि इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। बदलती हुई जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इसके पार्ट 2 में हम लोग मानवतावाद के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बेटा ये वीडियो जो है आपके अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये जो 11th का क्लास है वो ना केवल आपको घर बैठे भी जो भी बच्चे हैं जो 11th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो। और ये मेरे मिशन तभी ये मेरा मिशन जो है तभी सफल होगा जब आप बच्चे हम अपनी मैम को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगले कड़ी के साथ फिर आपकी मैम आती है, तब तक के लिए धन्यवाद।